मानव शिशु भाषा सीखने में चमत्कारिक रूप से तेज होते हैं। वे कुछ ही वर्षों में हजारों शब्द सीख लेते हैं, व्याकरण के नियम समझ लेते हैं, बातचीत करना सीख लेते हैं। यह गति किसी भी अन्य जीव या मशीन में नहीं पाई जाती। इतनी जल्दी भाषा सीख लेने के पीछे भी यही रीजन है कि नेचर ने हमें भाषा सीखने के लिए जेनेटिकली प्रोग्राम करके भेजा है। यानी मानव के पास जन्मजात गुण हैं जो भाषा सीखने को आसान बनाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं रवि कुमार और स्वागत है आपका नॉलेज इज द की बाय रवि के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम इस सवाल पर बात कर रहे थे कि बच्चों के सफल होने में किसका महत्व ज्यादा है, जीन्स का या परवरिश का। हमने जीन्स की वजह से मानव को मिलने वाले गुणों के बारे में डिटेल में बात की थी। इस वीडियो में हम जीन्स के बारे में थोड़ी सी बातचीत और करेंगे, फिर डिटेल में परवरिश, माहौल और पालन पोषण की वजह से बच्चों को होने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, भाषा सीखने के लिए प्रकृति ने मानव को जेनेटिकली प्रोग्राम किया है, यानी इंसानों के अंदर ऐसी काबिलियत है भाषा सीखने की जिससे मानव बिना किसी के सिखाए स्वयं से भाषा सीख सकता है। उदाहरण के लिए नवजात शिशु यानी मानव का नवजात शिशु इंसानी आवाजों को अन्य चीजों की आवाजों से ज्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब है कि नवजात शिशु इंसानों की भाषा वाली ध्वनियों की ओर नेचुरली ज्यादा आकर्षित होते हैं। बच्चे दुनिया भर की भाषाओं के लगभग सभी ध्वन्यात्मक इकाइयों यानी कि फोनेम्स को पहचान लेते हैं। जैसे वे ब और प के बीच में बहुत बारीक अंतर पहचान लेते हैं, र और ल के बीच का अंतर पहचान लेते हैं, जबकि र और ल के बीच का अंतर कई भाषाओं में पहचानना बहुत मुश्किल होता है। 3-4 माह का बच्चा इन सभी ध्वनियों को अलग अलग पहचान लेता है। बच्चों की यह क्षमता इतनी संवेदनशील है कि कोई मशीन भी इतनी सूक्ष्म ध्वनि अंतर को पहचान नहीं पाता। बच्चे अपनी बैबलिंग स्टेज में यानी बोलने की शुरुआती दौर में दुनिया की किसी भी भाषा के लिए आवश्यक सभी ध्वनियां उत्पन्न कर सकते हैं। कोई भी बच्चा, भले ही वो भारत, जापान, अमेरिका या अफ्रीका कहीं का भी हो, शुरुआत में लगभग समान तरह की ध्वनियां जैसे मां, बा, गु, दा, का निकालता है। इस चरण को कूइंग या बैबलिंग कहा जाता है। यह दर्शाता है कि बच्चे किसी भी भाषा को सीखने की क्षमता लेकर पैदा होते हैं। बच्चे पूरी बातचीत को यानी स्पीच को अर्थपूर्ण टुकड़ों में विभाजित करते हैं। बड़े जब भी बच्चों के सामने बात करते हैं तो उनके सामने भाषा बिना रुके पूरे वाक्यों में बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं। लेकिन बच्चा धीरे धीरे पहचान लेता है कि कौन से शब्द साथ आते हैं और कौन से नहीं, कहां अर्थपूर्ण इकाई यानी शब्द या वर्ड्स शुरू और खत्म होते हैं। यह एक अत्यंत जटिल कॉग्निटिव स्किल है जिसे बच्चे प्राकृतिक रूप से कर लेते हैं। बच्चे शब्दों के क्रम पर भी ध्यान देते हैं। वे पहचान लेते हैं कि कुत्ता गेंद को पकड़ता है और गेंद कुत्ते को पकड़ती है, दोनों अलग अर्थ रखते हैं, भले ही शब्द लगभग वही हैं। वे भाषा के वाक्य विन्यास को यानी ग्रामर को भी सीखने के लिए जन्मजात रूप से सक्षम होते हैं। बच्चे संवाद में एक के बाद दूसरे की बारी है यानी टर्न टेकिंग को समझते हैं। यानी जब एक बोलता है तो दूसरा सुनता है और जब दूसरा बोलना शुरू करता है तो पहला सुनता है। इस बात को बच्चे स्वयं से समझ लेते हैं। यह भाषा सीखने के सबसे मूल नियम है। यह सारी चीजें जो बच्चे स्वयं से सीख लेते हैं, यह सब क्यों महत्वपूर्ण है? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मानव भाषा इतनी जटिल है कि कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन यहां तक कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इतनी जल्दी भाषा नहीं सीख सकती जितना जल्दी बच्चे सीख लेते हैं। क्योंकि भाषा सीखने में शामिल है हजारों ध्वनियां, व्याकरण के दर्जनों नियम, अर्थ की सूक्ष्म परतें, सामाजिक संकेत, आवाज के उतार चढ़ाव, और यह सब बच्चे द्वारा 3-4 साल के अंदर आत्मसात कर लिया जाता है। भाषा सीखने की क्षमता एक जन्मजात औजार है जो बच्चे को सक्षम बनाता है दुनिया को समझने में, संकेत पकड़ने में, शब्द सीखने में, सामाजिक संवाद करने में। यहीं से शुरू होती है बच्चों के विकास में इन्वायरमेंट, परवरिश, माहौल की भूमिका। अभी तक हमने देखा कि बच्चों में प्रकृति की तरफ से यानी जेनेटिक रूप से क्या क्या मिलता है। इंसानों के विकास में जीन्स हमें कौन सी क्षमताएं देते हैं। ये सभी जेनेटिक क्षमताएं अकेले बहुत कम उपयोगी होती हैं। इनकी असली ताकत तब सामने आती है जब वे उपयुक्त वातावरण, एनवायरनमेंट, परवरिश, माहौल के साथ जुड़ते हैं। यानी नेचर हमें क्षमता देता है, नर्चर, परवरिश, माहौल उस क्षमता को सक्रिय करता है, दिशा देता है और उसे विकसित करता है। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो अक्सर माता पिता और शिक्षक दोनों ही पूछते हैं। अगर वातावरण
समृद्ध हो यानी रिच हो, जैसे ज्यादा एक्सपीरियंसेस, ज्यादा बातचीत या ज्यादा संवाद, ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाला हो, तो क्या बच्चे का सीखना बढ़ जाएगा? और अगर वातावरण खराब हो, सीमित हो, उसमें एक्सपोजर कम हो, जैसे कम भाषा, कम सामाजिक संपर्क, कम अपॉर्चुनिटीज, तो क्या सीखना भी कम होगा? उत्तर है हां। दोनों ही स्थितियां काफी हद तक सही हैं। लेकिन पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि रिच एनवायरनमेंट या समृद्ध माहौल और खराब माहौल या कम समृद्ध माहौल का मतलब क्या है। जब हम बच्चों को मिलने वाले वातावरण, परवरिश, माहौल या एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो इसकी 3 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। पहला है इम्पावरिश्ड एनवायरनमेंट यानी खराब माहौल। दूसरा है एनरिच्ड एनवायरनमेंट यानी समृद्ध वातावरण या माहौल। तीसरा है नॉर्मल एनवायरनमेंट यानी सामान्य वातावरण। इन तीनों ही कैटेगरीज में नॉर्मल एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सवाल यह है कि नॉर्मल वातावरण को समृद्ध वातावरण की तुलना में बेहतर क्यों माना जाता है? इसका कारण है कि यह सहज रूप से उपलब्ध होता है और एक सामान्य रोजमर्रा का वातावरण या नॉर्मल एनवायरनमेंट भी बच्चे को सीखने के लिए पर्याप्त अवसर देता है। इस तरह के अवसर लगभग सभी को सामान्य रूप से उपलब्ध हो सकता है और इसके लिए विशेष सुविधाएं और महंगे साजो सामान नहीं खरीदने पड़ते। इसमें न्यूनतम लेकिन पर्याप्त चीजें मौजूद होती हैं, जैसे पर्याप्त भोजन और सुरक्षा, सीमित सामाजिक संपर्क, पर्याप्त मात्रा में बोले जाने वाली भाषा, छूने, समझने, खेलने के लिए पर्याप्त उपलब्ध संसाधन। इसी सूची को न्यूनतम आवश्यकताएं या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी कहा जा सकता है। नॉर्मल वातावरण को एक उदाहरण से समझें तो बच्चे बिना किसी के सिखाए बैठना, रेंगना, चलना, चीजें पकड़ना, बात करना सीख लेते हैं। ऐसा करने में बच्चे के आसपास के लोग और माहौल बच्चे की मदद करते हैं। इसके लिए विशेष खिलौनों, तकनीक या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ एक सामान्य, रिस्पॉन्सिव या कहें तो साथ देने वाला वातावरण चाहिए। एक ऐसा वातावरण जो बच्चे को प्रोत्साहित करे और जिसमें बच्चे को किसी भी तरह का डर और खतरा न लगे। अगर रिच एनवायरनमेंट की बात करें तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको मिलने वाले वातावरण को समृद्ध या रिच एनवायरनमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि स्कूल में जिस तरह की गतिविधियां होती हैं वो एक सामान्य घरेलू माहौल में देखने को नहीं मिलती। अब सवाल यह है कि अगर एक बच्चा एक समृद्ध वातावरण जैसे कि स्कूल में जाता है तो उसकी जन्मजात क्षमताओं यानी जेनेटिक गुणों पर क्या असर पड़ेगा? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी साधारण स्कूल किसी भी बच्चे के लिए एक समृद्ध वातावरण माना जाएगा, चाहे वह स्कूल हमें कितना भी औसत दर्जे का क्यों ना लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति ने मानव मस्तिष्क को ऐसे वातावरण में विकसित होने के लिए नहीं बनाया जहां बड़े लोग जानबूझकर बच्चों को पढ़ाते हैं या सिखाने का प्रयास करते हैं। यह थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि नेचर ने हमें हमारी सारी क्षमताएं इस हिसाब से दी हैं कि प्राकृतिक वातावरण में परिवार के बीच रहते हुए जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी कौशल मानव अपने आप सीख लेगा। प्रकृति ने मानव को कोई भी क्षमता इस बात को ध्यान में रख के नहीं दी है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी बच्चे को सिखाएगा। इसलिए यह सवाल वाजिब है कि क्या बच्चा स्कूल में सिर्फ वे कौशल सीखेगा जो जन्मजात होते हैं या उनसे आगे भी कुछ सीख पाएगा? उत्तर है हां। स्कूल में बच्चा जन्मजात क्षमताओं से आगे भी बहुत कुछ सीख लेता है। मनोवैज्ञानिक डेविड गियरी के अनुसार वर्तमान समाज में इंसान 2 तरह की क्षमताओं को सीखता है। पहला वे क्षमताएं हैं जिन्हें बच्चा बिना सिखाए स्वाभाविक रूप से सीख लेता है, जैसे बोलना, चेहरे पहचानना, छोटी संख्याएं पहचानना, सामाजिक समझ आदि। दूसरा वे क्षमताएं जो बच्चे को स्कूल के माध्यम से सिखाई जाती हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं होती। उदाहरण के लिए पढ़ना लिखना, शब्दों को पहचानना और समझना, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की औपचारिक समझ, बड़ी संख्याओं की गिनती, गणित, विज्ञान, इतिहास आदि। कक्षा 1 से आगे की हर कक्षा तक की लगभग सारी चीजें। स्कूल एक समृद्ध वातावरण है क्योंकि यह हमारी जन्मजात क्षमताओं को आधार बनाकर हमें ज्ञान के विशाल भंडार से परिचित करवाता है। कई देशों में किए गए शोध बताते हैं कि स्कूल जाने से शॉर्ट टर्म मेमोरी बेहतर होती है, मेटाकॉग्निशन यानी खुद के सोचने की प्रक्रिया पर सोचने की क्षमता बढ़ती है, विशिष्ट क्षेत्रों का ज्ञान बढ़ता है। इससे ऐसा लग सकता है कि स्कूल बच्चों के दिमाग में फंडामेंटल चेंज लेकर आता है, यानी पढ़ाई लिखाई सीखना दिमाग को बदल देता है। ध्यान रहे, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता है या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट माइकल कोल ने कई देशों में
स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले बच्चों तथा बड़ों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि स्कूलिंग यानी स्कूल की पढ़ाई लिखाई बच्चों के सोचने के तरीके को बेहतर नहीं करती, बल्कि स्कूल बच्चों को उन कार्यों में बेहतर करता है जो स्कूल में करवाए जाते हैं। स्कूलिंग बच्चों को उन कार्यों में दक्ष बनाती है जो समाज के हिसाब से जरूरी है। स्कूल जाने से बच्चे नई नई रणनीतियां और आदतें सीखते हैं, जैसे सूची याद करना, वैज्ञानिक वर्गीकरण करना आदि। लेकिन मूल मानवीय क्षमताएं जैसे याद रखना, तुलना करना, श्रेणी बनाना सभी लोगों में होती हैं। शिक्षा उनके उपयोग का तरीका बदल देता है। बच्चों के लिए कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिचित संदर्भ में अशिक्षित बच्चे भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे उनके सीखने के प्रयास को प्रोत्साहन मिलता है। माइकल कोल यह भी बताते हैं कि स्कूल में सीखने का तरीका घर परिवार या समुदाय आधारित कामों से बहुत अलग होता है। जहां घर पर या समुदाय में कुछ बच्चे भेड़ बकरियां चराते हैं, छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, बाजार में बेचने के लिए तमाम तरह के सामान बनाते हैं, वहां उनका सीखना काम करने से या कहें तो करके सीखने के माध्यम से होता है। इसके विपरीत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपनी अधिकतर सीख बात करने और सुनने के माध्यम से प्राप्त करते हैं और व्यवहारिक काम करके बहुत कम सीखते हैं। यानी स्कूल का सीखने का तरीका अधिक भाषिक यानी लैंग्वेज बेस्ड और कम अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। अब सवाल यह बनता है कि स्कूल में सीखना अधिकतर बातों के माध्यम से क्यों होता है? तो स्कूल में शिक्षक समझाते हैं, बच्चे सुनते हैं, बच्चे प्रश्न पूछते हैं या जवाब देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में भाषा मुख्य साधन है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे को संकल्पनात्मक भाषा यानी कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज समझनी पड़ती है। शब्दों और विचारों के बीच सूक्ष्म फर्क समझना पड़ता है। अक्सर ऐसी बातें सीखनी पड़ती हैं जिनका वास्तविक जीवन से तुरंत कोई संबंध या संदर्भ दिखाई नहीं देता। कोल कहते हैं कि स्कूल की भाषा में अक्सर अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट विचार होते हैं, यानी ऐसी बातें जिनसे बच्चे का रोजमर्रा के अनुभव सीधे नहीं जुड़ाव नहीं होता, रोजमर्रा के अनुभवों का सीधे जुड़ाव नहीं होता। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण, आर्थिक प्रणाली, लोकतंत्र या गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चों को इन अवधारणाओं का अर्थ शब्दों के आधार पर समझना पड़ता है, न कि हमेशा किसी वास्तविक अनुभव के जरिए। कोल एक महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं कि स्कूल में सीखना अक्सर वास्तविक दुनिया के संदर्भों से दूर होता है। उदाहरण के लिए पौधों की वृद्धि पर सूर्य प्रकाश का प्रभाव। यह अध्यापन एक कमरे में पढ़ाया जाता है जहां ना तो खिड़की होती है और ना ही सीधे पौधे होते हैं। यानी बच्चे को पौधे दिखते नहीं, सूर्य का असर दिखता नहीं, केवल शब्दों से ही अर्थ निकालना पड़ता है। इससे बच्चों को सीखना पड़ता है कि शब्दों के संयोजन में बहुत मामूली अंतर भी अर्थ बदल देता है और अर्थ बनाना भी एक कौशल है। सामुदायिक या घरेलू कार्यों में सीखना और स्कूल में सीखने की तुलना करें तो क्या मिलता है? समुदाय में बच्चे करते हुए सीखते हैं, परिस्थितियां वास्तविक होती हैं, सीख तुरंत उपयोग में आती है, अर्थ सीधे अनुभव से मिलता है। स्कूल में बच्चे भाषा के माध्यम से सीखते हैं, वास्तविक चीजें सामने नहीं होती हैं, अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, अर्थ स्वयं निकालना पड़ता है, सोच अधिक सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल बनती है। इस पूरी प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? स्कूली बच्चे अमूर्त सोच में माहिर हो जाते हैं। वे शब्दों के माध्यम से अर्थ निकालने की क्षमता विकसित करते हैं, लेकिन उनका अनुभव आधारित ज्ञान उतना विकसित नहीं होता जितना उन बच्चों का जिन्हें रोजमर्रा में व्यवहारिक काम करना पड़ता है। इसलिए कोल का तर्क है, स्कूल ज्ञान की क्षमता को नहीं बल्कि ज्ञान पाने की शैली को बदलता है, मोड ऑफ लर्निंग को बदल देता है। तो फिर स्कूल की आवश्यकता क्यों है? भले ही बायोलॉजिकल दृष्टि से स्कूल एक अतिरिक्त बोनस जैसा लगता हो, लेकिन सामाजिक दृष्टि से स्कूल अब हमारे जीवन यात्रा का सामान्य और अनिवार्य हिस्सा है। क्यों? क्योंकि आधुनिक समाज जटिल है, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, अमूर्त समस्याओं से भरा हुआ है, प्रतीकों, भाषा, संख्याओं और सिद्धांतों पर चलता है। शिकार संग्रह करने वाले हमारे पूर्वजों की तुलना में आज की दुनिया में सफल होने के लिए तार्किक, भाषाई, गणितीय, वैज्ञानिक सोच की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो केवल प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं होते हैं। इसलिए स्कूल आवश्यक कौशल सिखाता है। समाज की दृष्टि से बिना स्कूल के बच्चा वंचित माना जाता है, क्योंकि वह आधुनिक दुनिया के लिए जरूरी कौशल प्राप्त नहीं कर पाता। वास्तव में खराब या सीखने से वंचित वातावरण क्या होता है?
तो बच्चों के लिए कुछ वातावरण इतने खराब होते हैं कि वे बच्चे को उसके बुनियादी विकास के लिए आवश्यक अनुभव भी नहीं देते। जैसे अनाथालयों में पलने वाले बच्चे, जहां देखभाल बहुत कम होती है। ऐसे उदाहरण जहां बच्चों को जंगली जानवरों के साथ रहने की कहानियां बताई जाती हैं। ऐसे वातावरण भाषा, सामाजिक संपर्क, भावनात्मक सुरक्षा, संज्ञानात्मक उत्तेजना यानी कॉग्निटिव स्टिमुलेशन कुछ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं देते। मानव में जन्म से ही प्रखर सीखने की क्षमता होती है, जो प्रकृति से जीन्स के रूप में मिलती है, लेकिन यह क्षमता पर्यावरण, एनवायरनमेंट, माहौल, परवरिश के प्रकार के अनुसार अलग अलग ढंग से विकसित होती है। एक सामान्य स्वस्थ वातावरण में बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। एक समृद्ध वातावरण में बच्चा और अधिक बहुत तेजी से सीखता है। एक बहुत खराब वातावरण में बच्चा बहुत कम या लगभग कुछ भी नहीं सीख पाता। अतः हमारे आसपास का माहौल, वातावरण, परवरिश हमारे जन्मजात गुणों के विकास को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। हमारा एनवायरनमेंट न केवल सीखने की मात्रा तय करता है, बल्कि यह भी तय करता है कि जन्मजात क्षमताएं किस दिशा में विकसित होंगी। यहां पर हम इस वीडियो को रोक रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपको काफी दिलचस्प लगी होगी और काम की लगी होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो सच में काम का है और लोगों को इस विषय के बारे में विस्तार से जानना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, साथ ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।